अगर आपको आज कोई आके बोले कि आपको 10 साल के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप कौन सी कंपनी बोलोगे? बोल दोगे रिलायंस बहुत अच्छी है, टाटा बहुत अच्छी है। इंडिया में स्पेसिफिकली जो लोगों को लॉस हो रहा है उसका सबसे मेजर रीज़न है जब प्राइस ऊपर जाता है उन्होंने तब दिक्कत है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक प्रॉफिट में चल रहा है, जो अच्छा छक्के चौके मार रहा है, आप उसको एग्जिट कर दोगे, सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जो लॉस में है उसको आप कैरी करोगे, हाँ भाई इसमें 50% का लॉस चल रहा है, इसमें 30% का लॉस चल रहा है, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद आप कह रहे हो क्या स्टॉक मार्केट तो जुआ है। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि मतलब ट्रेड में एंटर करने के बाद अगर आपने ये सोचा है कि मैं इस ट्रेड को बुलिश होके कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंट्री करने के बाद यार ये नीचे ना चला जाए, डर नहीं आना चाहिए। स्पेसिफिकली आप कॉलेज में है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इस सेगमेंट को ट्राई ज़रूर करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि आज से हो सकता है 5 साल बाद जब आपका कॉलेज खत्म हो, 3 साल बाद जब आप जॉब के लिए जाएं तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जो आपकी पहली सैलरी होगी, तो आपको पता होगा इसका क्या करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारा स्टॉप लॉस हमारे माइंड में आएगा तो हम एग्जिट कर दें। भाई माइंड में नहीं होना चाहिए, ऑर्डर लगा हुआ होना चाहिए। तभी लोगों ने सुना होगा आपने एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। वो इसीलिए लोगों को बोला जा रहा है कि क्योंकि भाई साइकोलॉजी पे काम नहीं है, आपको रोबोट की तरह उस मार्केट के अंदर काम करना पड़ेगा। इजी वे में ट्रेड करना चाहता है या स्टॉक खरीद के इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कौन सा वो मेथड है, किस तरीके से वो मंथली बेसिस पे बहुत आसानी से विदाउट ज़्यादा नॉलेज के अपना प्रॉफिट गेन कर सकता है? इस उम्मीद में आना कि हम थोड़ा सा लंबा टिकेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स आते हैं 2 महीने में अपना पैसा मार्केट को दे के वापस चले। हम इंडियन स्कूल में जा रहे हैं, हमारा लिटरेसी रेट ज़्यादा है, हम पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम पाकिस्तान जैसी कंट्री को बीट नहीं कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है द निखिल गुप्ता शो में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इससे जुड़े हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं द हाफ एंड डिकेड का एक्सपीरियंस रखने वाले स्टॉक मार्केट में, द एंटरप्रेन्योर, द फाउंडर ऑफ ट्रेड केयर, मिस्टर शिव शर्मा। हाय निखिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक मार्केट क्या है और लोगों का जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है स्टॉक मार्केट के लिए कि ये एक सट्टा है, ये एक जुआ है, और क्या रियलिटी में ये एक वेल्थ क्रिएट करता है? ओके, तो स्टॉक और मार्केट, पहले वर्ड को डीकोड करते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपनी की ओनरशिप, राइट। और मार्केट क्या होती है? कोई भी ऐसी जगह जहां पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट सिंपली एक जगह है जहां पर आप कंपनीज की ओनरशिप खरीद सकते हो, बेच सकते हो इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। से फॉर एग्जांपल रिलायंस है, उसने अपने कुछ शेयर्स निकाले, आप वो शेयर्स खरीद रहे हो फिर बेच रहे हो। वो करने का जो मीडियम है दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। और उसको कर कैसे सकते हैं? 2 वेज हैं, एनएससी और बीएससी, जो हमको ये बताते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं जहां से। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, एनएससी और बीएससी एक ऐसी जगह है, अगर हम बोलें जैसे आप सुपरमार्केट जाते हो, रिलायंस में गए या फिर आप बिग बाजार गए या आप जहाँ भी जाते हैं, आपको जो सामान अच्छा लगता है आप लेते हैं, अपनी ट्रॉली में रखते हैं, आगे जाते हैं, बिल करा के घर ले जाते हैं, सिंपल। इसी तरह से एनएससी और बीएससी वो एक्सचेंज है जहाँ पर हर कंपनीज के स्टॉक रखे हुए हैं। आपको जाइए, जो पसंद आ रहा है अपने डीमैट अकाउंट में डालिए, पेमेंट करिए और घर निकल जाइए। थोड़ा इसके बारे में बताइए, डीमेट अकाउंट है। हाँ। अगर आप बिगिनर लेवल पे बात करें तो लोगों को डीमेट अकाउंट और किस तरीके से ये ओपन होता है और क्या इसके कोई चार्जेस हैं और कहाँ हम ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करिए। सो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट 2 डिफरेंट अकाउंट होते हैं, लेकिन जब भी हम अकाउंट खुलवाते हैं दोनों साथ में खुलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमको ये लिबर्टी देता है कि हम स्टॉक खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, राइट। लेकिन खरीदने के बाद उसे रखेंगे कहाँ पर? हमारे को एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है जो हमें रखने के लिए अलाउ करता है कि हम अपने स्टॉक्स को खरीदने के बाद वहां रख सकते हैं। पहले के टाइम में एक डिजिटल हमें सर्टिफिकेट मिलता था जिसको हम अपने घर में तिजोरी में रख सकते थे, लेकिन अब सारा का सारा डिजिटल हो गया है, अब हमें फिजिकल कुछ नहीं मिलता है। तो हमें वो सारा डीमैट अकाउंट में रखा होता है और वो सारा हमारा एनएसडीएल और सीडीएसएल में, जो नेशनल डिपॉजिटरी है, सेबी एक्सचेंज के सेबी के अंदर आती है, वहां पर हम सारी चीजें स्टोर रखते हैं। तो क्या इसमें कोई चार्जेस लगते हैं? नहीं, अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो नहीं करते हैं, और हमारा जो स्पेसिफिकली हम जिसके साथ हैं, एंजल वन, दैट इज द इंडियाज नंबर 1 ब्रोकर जो फुल टाइम ब्रोकिंग में है, हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं है। अकाउंट ओपन करिए, सीखिए, ट्रेड करिए और वेल्थ बनाइए। ओके,
थोड़ा मुझे आप इसके बारे में बताइए कि स्टॉक मार्केट में कितने तरीकों से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं और क्या क्या मीडियम हो सकते हैं इनकम जनरेट करने के। थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा मेरे को बताइए। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली ये सोचकर जा रहे हैं कि हम पैसे कमाएंगे, तो हम सॉरी टू से आप नहीं कमा सकते। ठीक है, इनिशियल फेज में मैं भी यही सोच के गया था कि सिर्फ पैसे कमाएंगे, कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं नहीं आ सकता, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ओके से फॉर एग्जांपल हम अगर कोई डिग्री लेने जाते हैं कॉलेज में, डॉक्टर जो हम सबके पेरेंट्स होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, 4 साल 5 साल का कोर्स होता है। पहले हम 1st to 12th ग्रेजुएट पढ़ते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम एक्सपीरियंस लेते हैं किसी डॉक्टर के साथ, अंडर उसके ट्रेनिंग करके, फिर बाद में जाके हम सोचते हैं कि अब पैसे आएंगे। एग्जैक्टली राइट, 15 से 20 साल का प्रोसेस होता है। मैं ये बोल रहा हूँ 15-20 साल नहीं, एटलीस्ट 15 से 20 महीने दे दो स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, समझने के लिए, पूरे प्रोसेस को जानने के लिए। और स्टॉक मार्केट की एक फीस होगी। आप इनिशियल फेज में अगर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए अपने डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के उसको सीखते हैं, तो वो आपका लॉस नहीं हो रहा, वो मार्केट की फीस है। एग्जैक्टली जैसे हम कोई भी कोर्स लेते हैं, कुछ भी सीखते हैं, उसमें फीस लगती है। राइट, तो अगर हम इसको इस माइंडसेट से देखें कि जो हम स्टॉक मार्केट में अगर पैसा डाल रहे हैं, वो अगर चला भी गया, उससे जनरेट भी हुआ, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द फी। राइट, अगर हम उस पर ऑन द इनिशियल फेज हम उस पर फुल्ली डिपेंड नहीं हो सकते, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। राइट, हम ट्रेडिंग लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं, बट इट टेक टाइम्स। ओके, जो आपने बोला कि सट्टा बाजार तो नहीं है, अगर आप आंख बंद करके, अगर आपको आज कोई आके बोले कि आपको 10 साल के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप कौन सी कंपनी बोलोगे? बोल दोगे रिलायंस बहुत अच्छी है, टाटा बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली राइट, आप इन्वेस्ट कर देंगे। फिर मैं वो आपको बोलता हूँ 10 साल नहीं, मेरे को 1 साल के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप क्या बोलोगे? बोलोगे रिसेंट टाइम्स में कौन सी चीज़ मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप बोलोगे फैशन ज़्यादा है, तो आप बोल दोगे आदित्य बिरला में, या इसी से रिलेटेड आप बोल दोगे। अब मैं ये बोलता हूँ मेरे को कल के लिए पैसा डालना है, कि मेरे को कल के कल बढ़ के चाहिए, इंट्राडे करना है स्पेसिफिकली। ओके, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि कल बढ़ेगा या नहीं। तो उस चीज़ के लिए एनालिसिस चाहिए, वहाँ सीखने की ज़रूरत है। ओके, वहाँ पर अगर हम ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में डालेंगे तो लॉस होगा। तो क्या स्टडी रहती है इंट्राडे में? ओके, अगर इंट्राडे की बात करें, बहुत सारे मेथड होते हैं। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग न्यूज़ बेस्ड करते हैं, कुछ लोग क्वांटिटी के ऊपर करते हैं कि कितने ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, किसकी ज़्यादा डिमांड है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ प्राइस एक्शन मानते हैं, कुछ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ये बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टर्म है। Right. तो जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इनके बारे में पता चलेगा। और कौन से मीडियम होते हैं इंट्राडे के अलावा? ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको पैसे कमाने, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं, और आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? स्विंग ट्रेडिंग इज़ वेरी बेस्ट इन दैट केस। आपको मुश्किल से दिन का आधा घंटा 1 घंटा देना है, कुछ 4-5 स्टॉक निकालने हैं, उन 5 स्टॉक में से किसी 3 या 2 स्टॉक में एंटर करना है। 3 या 2 में से 1-2 चलेगा, 1-2 आपका हट जाएगा, आपका लॉस होगा। लेकिन उस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो इतना स्ट्रांग होगा कि जिसमें प्रॉफिट हुआ है, पहले तो वो लॉस वाले को कवर कर लेगा, प्लस इतना रिटर्न देके जाएगा कि आप खुश हो जाओगे। सही, राइट। क्या हम स्टॉक में सिर्फ प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बना सकते हैं, लॉस से ही प्रॉफिट बना सकते हैं? ओके, इसको मैं थोड़ा सा टोन करके बताता हूँ। लॉस से प्रॉफिट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अडानी का अभी प्राइस कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, न्यूज में था, कहाँ वो 4100 के प्राइस पे रैंक, दैट हिंडनबर्ग सब कुछ हुआ था, इतना बड़ा बवाल हुआ था। फिलहाल अभी तो हिंडनबर्ग आया और अडानी क्रैश हो गया, वो 900 तक ड्रॉप हो गया, 900,000 तक ड्रॉप हो गया। राइट, उस केस में अगर जिसके पास नॉलेज है उसने बहुत पैसा बनाया। बताता हूँ कैसे। शॉर्ट सेलिंग, उसमें हमने क्या बोला कि हम ये बोल रहे हैं अपने ब्रोकर को कि हमारे बिहाफ पे अडानी के शेयर सेल कर दो। ठीक है, अब हम मार्केट क्लोज होने से पहले आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। पोजीशन स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है कि मेरे दिन के शुरुआत में हमारे पास कितने शेयर थे और दिन के लास्ट में हमारे पास कितने शेयर हैं, वो इक्वल होना चाहिए इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर, राइट। अगर मैंने सुबह 9:15 को मार्केट खुलता है, मैंने अपने ब्रोकर को बोला कि मेरे को शॉर्ट करना है, अडानी अभी से फॉर एग्जांपल 3500 पे ट्रेड कर रहा है, मैंने बोला उसको सेल कर दो 35 पे, उसने 35 पे सेल कर दिया। फिर पूरा दिन मार्केट गिरा और वो 3000 पे पहुंच गया, तो मैंने उसको 2 बजे बोला अपने ब्रोकर को कि आप उसे दोबारा बाय कर लो। तो मेरे दिन की शुरुआत में जो ट्रेड हुआ वो क्या हुआ, मैंने 3000 की प्राइस पे बाय किया है और 3500 पे सेल किया है, तो 500 रुपये मेरा पर स्टॉक प्रॉफिट हुआ है। अब डिपेंडिंग अपॉन कितनी क्वांटिटी में आप गए हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो शॉर्ट सेलिंग का जो अभी जो आया था कॉन्सेप्ट, बेसिकली हमको भी इतना पता नहीं था पहले, तो भी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उस समय से शॉर्ट सेलिंग काफी ट्रेंड में हुआ था। तो शॉर्ट सेलिंग में इस समय ब्रोकेज और भी कौन से मेथड, आई थिंक जितना मुझे पता है उस हिसाब से एक डिलीवरी होता है,
एक होता है इंट्राडे, जो मोस्ट कॉमन ज्यादातर लोग यूज करते हैं, और भी लेटेस्ट जो पता चला है शॉर्ट सेलिंग। इसके अलावा और कौन से मेथड्स हो सकते हैं? ठीक है, पहले मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूं। हाँ, आप मुझे पॉइंटर्स में बता दीजिए कि कितने तरीके के मेथड्स हैं इसमें इनकम जनरेट करने के या स्टॉक खरीद के प्रॉफिट जनरेट करने के। बहुत सारे तरीके, अनलिमिटेड वेज हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट बहुत वाइड सब्जेक्ट है। फॉर द बिगिनिंग लेवल और शॉर्ट करते हैं फॉर द बिगिनिंग लेवल आप सिंपली स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते जाइए। ठीक है, दो चीज होती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, A to Z कुछ नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, आपको नहीं पता क्या होने वाला है, मैं सिंपली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का आज के बाद क्या मतलब क्या फ्यूचर होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का? अभी तो उन्होंने मोर देन अप्रोक्सीमेटली 25% तो उन्होंने कवर कर ही लिया है, तो वो अभी आने वाले 10 साल में 50% कर लेंगे और मोर ओवर वो पूरा ही कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। आपका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वो बूम करने वाला है। एग्जैक्टली। कौन सी कंपनी ग्रो करेगी आपको पता है? नहीं, ये नहीं पता है, राइट। लेकिन आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट ग्रो करेगा, इतना काफी है जानने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट की, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पूरा सेगमेंट है उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करो रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। हो सकता है एक कंपनी बंद हो जाए, दो कंपनी बंद हो जाए, पूरी इंडस्ट्री तो बंद नहीं होगी, राइट। कपड़े पहन रहे हैं हम, फैशन के सेंस में डाल रहे हैं, एक कंपनी आएगी दूसरी आएगी, ऐसे चेंज होता रहेगा, लेकिन कंपनी इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ना। इसी तरह से जो निफ्टी 50 है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेजर वे, निफ्टी 50 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक एक्सचेंज है जो हमको ये बताता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी कौन सी है। ओके। उन 50 कंपनियों की अलग अलग वेटेज के हिसाब से हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। इंडिया ग्रो कर रहा है, हमने इंडिया के ऊपर पैसा लगाया कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी कौन सी होगी, वो एडजस्टमेंट अपने आप कर लेगा। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs। कुछ नहीं करना, सिंपली उसमें डालना है और आप मैक्सिमम मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 200 रुपये होने चाहिए। ओके। 200 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो रिसेंटली जो हुआ है, 2000 के नोट फिर से एक बार बंद हो गए, फिर से वो मोदी जी ने 8 बजे वाला वो किया। फिलहाल मोदी ने नहीं किया, बट RBI ने बोला, बट फिर से 2000 के नोट बंद हो गए। तो इसमें मार्केट में फिर से वही सीन होने वाला है, बैंकों में भीड़ लगने वाली है, ये सब होने वाला है। तो इससे एक तरीके से मार्केट गिरेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा। तो हम अगर ये दो नोटबंदी हुई है, इसको स्टॉक मार्केटिंग से अगर जोड़ें, तो स्टॉक मार्केट से अगर जोड़ें, तो क्या इससे प्रॉफिट हो सकता है लोगों का, अगर वो रादर देन बैंक में जाएं, सीधे अगर हमारे या स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो क्या फायदा हो सकता है उनका? ओके, ठीक है। अगर आप अपने बैंक में पैसा रखते हैं, अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, से फॉर एग्जांपल, और आपके सेविंग्स अकाउंट में विदाउट एनी FD आपको 3-4% का रिटर्न मिलता है, विद FD आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। अभी जो रिसेंट डेटा आया था उसमें बोला गया था कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% है, बट फॉर इंडियन मिडिल क्लास, आप एक चीज़ बताओ, ये कप लास्ट ईयर शायद अगर 100 या 150 रुपये का बिक रहा था, तो आज इसकी प्राइस 200 रुपये हो गई होगी। बिल्कुल। तो ये क्या सिर्फ 6 से 7% है इन्फ्लेशन? उससे कहीं ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम किसी भी जगह पे हम अपना पैसा रख रहे हैं, तो हमें ये पैसा बनाने की बात बाद में है, पहले हमें देखना है कि हमारा पैसा बच रहा है या नहीं। सेविंग्स अकाउंट का मतलब क्या है? सेव करना। अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही सेव नहीं हो रहा, तो उस अकाउंट का क्या मतलब है? ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपने बोला था कि 2000 के नोट जो हो गए, ठीक है, अब बंद नहीं हुए, ठीक है, वो अभी भी लीगल टेंडर है। हाँ, अभी गवर्नमेंट तारीख तक। ओके, लेट जस्ट क्लियरफाई टू ऑडियंस कि अभी भी वो लीगल टेंडर है। बैंक ये बोल रही है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसके बाद आपको देगी भी नहीं। आप नॉर्मल मार्केट में जितना चाहो सर्कुलेट कर लो, धीरे धीरे बैंक में डिपॉजिट होता जाएगा, नोट खत्म होता जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप बैंकों की लाइन में लग के चेंज कराओ, धीरे धीरे जितने आपके पास है एक्सचेंज करा लो या डिपॉजिट कर दो, राइट। अब आप मान के चलो आपके पास 2000 के 10 नोट हैं, 20,000 रुपए हैं आपके पास, उसको आप एक बार में एक्सचेंज कर सकते हो। रादर देन एक्सचेंजिंग लाइन में लगने के, उसको सीधा सीधा आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद आप बहुत ईजीली किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट डीमैट खोल के उसमें अपना अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिस बैंक में आपके पैसे पड़े थे, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है SBI में या HDFC में, ICICI में, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, रादर देन उस बैंक में पैसे रखने के, उस बैंक के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, सिंपल। हाँ, क्योंकि काफी सारी ये बड़े बैंक जो है ना स्टॉक देते हैं, सारे लिस्टेड हैं। हाँ। सारे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अगर आपने ICICI बैंक का ट्रेंड देखा हो, HDFC बैंक का ट्रेंड देखा हो, तो बहुत ज्यादा ग्रो किया है। चलिए, अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हमें इस सब के बारे में अगर नॉलेज लेना है, तो क्या बेस्ट मीडियम हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए, ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए? क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं? ओके, अब फॉर द बिगिनिंग लेवल एवरीथिंग इज फ्री।
ओके अगर आपको सीखना है ना, जेन्युइनली आपको सीखना है, तो आपको बहुत इजी और बहुत अच्छा तरीका है बुक्स पढ़ने का, क्योंकि जो भी बुक में लिखा होता है वो बहुत क्लासिफाइड लिखा होता है, बहुत टू द पॉइंट एक्यूरेट चीज़ें लिखी होती हैं समझाने के लिए। एक बुक है हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे, वो पढ़िए, बहुत आपको बहुत ईजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट मोर ओवर ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर जाती है यूट्यूब पर, वहाँ इजी तरीके से कंटेंट कंज्यूम कर लेती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ की डीप नॉलेज होने के लिए यूट्यूब इज़ द नॉट ओनली द मीडियम की जिससे हम चीज़ें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो सबसे स्पेसिफिक और सेफ तरीका जो होता है मतलब अच्छी नॉलेज गेन करने का, क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब में वो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, मोस्ट ऑफ दी अगर उनको व्यूज गेन करने होते हैं वो उनका सीधा कॉन्सेप्ट रहता है कि हम पॉजिटिव बातें बताएं। बट स्टॉक मार्केटिंग में मेरे मानना है कि जितना आप पॉजिटिव बताएं उतने से ज्यादा ही आपको नेगेटिव के फैक्टर बताने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप पैसा लगाते हैं ऊपर जाता है तो ठीक है, जब वो नीचे जाने लगता है ना तो एक एक जो सांस होती है, मैं तो एनालाइज करके बैठा हूं तो मेरे को भी लगता है, तो वो जो होती है ना, तो उस हिसाब से क्या बेस्ट तरीके हैं? मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जब यहाँ पर इंडिया में स्पेसिफिकली जो लोगों को लॉस हो रहा है उसका सबसे मेजर रीजन है जब प्राइस ऊपर जाता है उन्होंने तब दिक्कत है, जब नीचे जाता है तब दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। आप सपोज करो आपने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपये पे, वो आज रेट कर रहा है 105 पे, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। आप बार बार देखोगे खोल के, 105 का 107 हो गया, 108 हो गया, 110 हो गया। ट्रू। फिर एक बार वो किसी भी रीजन की वजह से 99 98 पे आ गया। अब आप ऑन द सेम टाइम बोलोगे मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हूं, अब मैं इसको देखूंगा ही नहीं, जबकि उल्टा होना चाहिए। जब आपका प्रॉफिट में चल रहा है सो यू शुड ट्रेल योर लॉसेस, कि मतलब अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो आई विल एग्जिट द ट्रेड इन प्रॉफिट ओनली, रादर देन कि मैं एक बार ट्रेड में घुस गया तो मैं लॉस में ही निकलूंगा। यू शुड कीप योर विन्स एंड कट योर लॉसेस, इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपका जो इन क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई बैट्समैन है वो बहुत अच्छा खेल रहा है तो आप उसको अगले मैच में खिलाओगे, राइट? और कोई बैट्समैन जो अच्छा नहीं खेल रहा है, कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या आप उसे रखोगे या टीम से बाहर निकाल दोगे, 1-2 मैचेस का रेस्ट दोगे, बोलोगे प्रैक्टिस करो बाद में हम देखेंगे, राइट? सिमिलरली बट स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक प्रॉफिट में चल रहा है, जो अच्छा छक्के चौके मार रहा है, आप उसको एग्जिट कर दोगे, सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जो लॉस में है उसको आप कैरी करोगे, हाँ भाई इसमें 50% का लॉस चल रहा है, इसमें 30% का लॉस चल रहा है, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद आप कह रहे हो क्या स्टॉक मार्केट तो जुआ है। राइट? तो इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे अपनी साइकोलॉजी ड्रेन करते हैं। आई टेल यू सिंपल थिंग, अगर आपको कुछ नहीं आता ना, आप आंख बंद करके स्टॉक मार्केट में खरीदो बेचो, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ करे, लिटरली बस रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को मैनेज कर लेना। अगर लॉस हो जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इन 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। कि मतलब ट्रेड में एंटर करने के बाद अगर आपने ये सोचा है कि मैं इस ट्रेड को बुलिश होके कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंट्री करने के बाद यार ये नीचे ना चला जाए, डर नहीं आना चाहिए। फ्रीडम, ग्रीड एंड फियर, ये 2 चीज़ें बर्बाद कर देती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना, जब अगर हम इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में एक दिन का होता है, एक टाइम पीरियड होता है, यहाँ से मार्केट खुला, यहाँ खत्म होने वाला है, और सब आपको उसी दिन उसी समय करना होता है। तो जब हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तब तो सेटिस्फाइड होता है, चलो ठीक है भी थोड़ा बंद कर देते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो जितना नीचे जाता है उतना पैसा कम होता है, और इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, इंट्राडे में लोग बड़े ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टॉक खरीदते हैं, क्वांटिटी, हाँ, तो उतना ही ज्यादा पैसा जाता है। तो फिर जो फियर होता है अंदर से पैसा खत्म होने का, वो उसके रिगार्डिंग क्या है आपका पर्सपेक्टिव है? तो वहां पर आता है जुआ। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपने स्टॉक में एंटर किया, आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली बहुत ज़्यादा मूव करता है, एक दिन में 100, 200, 300% रिटर्न आ जाता है। हाँ। ठीक है, अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आपने ऑप्शन बाइंग करी है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि वो 30,000 हो जाए शाम तक। हाँ। इसी होप में सारे लोग दबा के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, आपने एंटर करा, आपने प्रीमियम चल रहा है 195 का, आपने एंटर किया इस टारगेट के साथ कि 190 पे हम स्टॉप लॉस ले लेंगे और 205 पे हमारा टारगेट होगा। ठीक है, आपने एंटर किया, प्रीमियम हुआ 190, स्टॉप लॉस आ गया, आपको एग्जिट करना चाहिए, बट आपने स्क्रीन पे देखा नहीं यार अभी 500 का यार लॉस चल रहा है, अभी एंटर नहीं करूंगा। फिर आप वो आया 185 पे, 1000 का लॉस हो गया, नहीं करूंगा। फिर आया वो 180 पे, 1500 का लॉस हो गया, अब आपने एग्जिट कर दिया। फिर क्या होगा, वो प्रीमियम 180 से दोबारा 195 जाएगा, फिर 200 जाएगा, फिर 210 भी जाएगा। होता है। फिर आप बोलोगे यार मेरी क्या गलती है, मेरा एनालिसिस तो सही था, फिर ये नीचे क्यों गया? हाँ,
फिर वापस वो आया, फिर आप दोबारा खरीदोगे, जैसे ही खरीदोगे दोबारा नीचे चला जाएगा। हाँ। इस वजह से जो आता है ना, फिर गुस्सा आता है, फिर आता है कि अच्छा मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। फिर रिवेंज ट्रेडिंग आती है और उसके बाद आता है मैक्सिमम, उसके बाद आता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग और उसी के बाद आपके होते हैं लॉसेस। इसीलिए मैंने बोला माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर 190 पे सेल करना है तो करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारा स्टॉप लॉस हमारे माइंड में आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। भाई माइंड में नहीं होना चाहिए, ऑर्डर लगा हुआ होना चाहिए। तभी लोगों ने सुना होगा आपने एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। वो इसीलिए लोगों को बोला जा रहा है कि क्योंकि भाई साइकोलॉजी पे काम नहीं, आपको रोबोट की तरह उस मार्केट के अंदर काम करना पड़ेगा। एक और आपने बात कही थी कि बैंक में पैसा लगा के डाल के देन स्टॉक। तो मेरा बैंक से रिलेटेड एक सवाल क्लिक हुआ है कि क्या बैंकों में पैसा जमा करने से अच्छा है कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या वो ज्यादा, मतलब वो जो हम बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एफडी बॉन्ड्स जो हम बैंक में बनाते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। तो जितना उसमें प्रॉफिट मिलता है, इतना उसमें इंटरेस्ट मिलता है, उससे ज्यादा स्टॉक में ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है मिलता है, बट ऑडियंस के लिए आप बताइए कि क्या। ओके, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बैंक में पैसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पैसा बैंक में होना चाहिए फॉर सेफ साइड। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कल कहाँ जाएगा, राइट। अगर आपके पास टोटल 1 लाख रुपए हैं और आपने वो सारे स्टॉक मार्केट में डाल दिए, भगवान ना करे कुछ ऐसी जरूरत आने पड़ी कि आपको इमरजेंसी में पैसे निकालने हैं और वो लॉस में है, तो आपको तो ये लगेगा ना कि भाई ये क्या हो गया। तो इमरजेंसी के लिए जो पैसे हैं, जो आपकी सेविंग्स है, वो सेव होने चाहिए बैंक में। वहां पे हमें बस इतना होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा इन्फ्लेशन बीट हो जाए, हमें यहाँ से पैसे नहीं कमाने, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड्स में डाल दीजिए, डेट फंड में डाल दीजिए, म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, जो आपको आराम से 7-8-10% का रिटर्न दे देंगे, जो आप जब चाहो तब सेल कर सकते हो, ठीक है। अब आता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। उसमें आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली मैं ये बोलूँगा, अगर आपको ETF में आप ट्रेड कर सकते हो, स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज के, सिंपली आप सुबह से शाम तक जो काम करते हो और जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते हो सबसे ज्यादा, उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो। जिनके आप कंज्यूमर हो उसी के ओनर बन जाओ। क्या बोला था मैंने शुरुआत में कि स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनी की ओनरशिप, जहां हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो सपोज करो आप एडिडास के शूज पहन, मतलब अगर स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आप रिलायंस से शॉपिंग करते हो, रिलायंस के शेयर खरीद लो। टाटा की गाड़ी चलाते हो, टाटा के शेयर्स खरीद लो, ठीक है। जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, आप डेली जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, तो जोमेटो के शेयर्स खरीद लो। सब बोलेंगे या कंट्रोवर्सी आ सकती है कि जोमेटो तो लॉस में जा रहा है। अगर आप जोमेटो के कंज्यूमर हो, जेन्युइन कंज्यूमर हो, आपको ये बिलीव होता है कि हाँ ये अच्छा है, मेरे को अच्छा लग रहा है और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते हैं, तो खरीद लो। क्या परसेंटेज रेशियो रहता है? मतलब अभी मैं और क्लैरिफिकेशन से जानना चाहता हूं कि कितना, जैसे मान लीजिए हमें बैंक में 6-7% मिल रहा है प्रॉफिट एक 5 साल में, ठीक है। अगर वही हम पैसा, मान लीजिए 1 लाख की आपने बात करी थी, 50,000 चलो मैंने बैंक में डाल दिया, 7% से इंटरेस्ट आ गया, जो भी आना था, वही 50,000 बचा हुआ मैंने स्टॉक में लगाया, तो कितना रेशियो होगा, कितना प्रॉफिट? अगर दोनों में हम सिर्फ अभी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है 7% का, वो तो ऑब्वियस सी बात है बैंक में होगा, ठीक है। अब हम स्टॉक की बात कर रहे हैं कि उसमें भी प्रॉफिट ही होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है। मैंने स्टॉक खरीद लिए, लॉन्ग टर्म में डाल दिए 5 साल के लिए, तो कितना परसेंटेज रहता है? ठीक है। आप 50,000 रुपए डाल रहे हैं, इस उम्मीद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 50,000 का 5 करोड़ तो नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज, अगर आपको नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर हो जाए तो भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, बट होगा नहीं, ठीक है। उस केस में मैं आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप 20-30 हज़ार रुपए, मतलब 50% ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर दीजिए इन गुड कंपनीज। जो रेस्ट अमाउंट बचा है उसको ट्रेडिंग के लिए यूज कीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए, जहां आप डेली थोड़ा सा खरीद रहे हैं, थोड़ा सा बेच रहे हैं, कंपनीज को एनालाइज करके स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एज पर योर टाइम। अगर आप कॉलेज में हैं, स्पेसिफिकली आप कॉलेज में हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप इस सेगमेंट को ट्राई जरूर करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि आज से हो सकता है 5 साल बाद जब आपका कॉलेज खत्म हो, 3 साल बाद जब आप जॉब के लिए जाएं, तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जो आपकी पहली सैलरी होगी, तो आपको पता होगा इसका क्या करना है। आपने मान लो स्टॉक मार्केट से कभी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, पर आपको नॉलेज तो मिल गई ना कि आने वाले टाइम में किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इसलिए ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इन सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करता चाहिए। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान में कौन ज्यादा लिटरेसी रेट, किस कंट्री का ज्यादा है? इंडिया। ओके। अब आपको क्या लगता है किस कंट्री में फाइनेंशियली लिटरेसी रेट ज्यादा है? इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इंडिया नहीं, पाकिस्तान हमसे आगे है।
फाइनेंशियली लिटरेसी रेट में पाकिस्तान इंडिया को बीट करता है। ओके, गुड फैक्ट। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हम इंडियन स्कूल में जा रहे हैं, हमारा लिटरेसी रेट ज़्यादा है, हम पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम पाकिस्तान जैसी कंट्री को बीट नहीं कर पाए अभी तक। फाइनेंशियल नॉलेज इज मच वाइडर देन जस्ट लिटरेसी रेट। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर अब एक थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों क्रैश हो गई अगर वो फाइनेंशियली अगर इतने स्ट्रॉन्ग उनके पास नॉलेज है? यार वो तो एक आतंकवादियों का स्थल है, ठीक है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, ठीक है, वहाँ का तो प्राइम मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। आई कांट से एनीथिंग, तो भाई पता नहीं क्या हो जाए, बट वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन है, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी फाइनेंशियल स्मार्टनेस ज़्यादा है रेदर देन इंडियन। तो वो जो स्पेंडिंग करते हैं वो बहुत सोच के करते हैं, ठीक है। इंडियंस भी करते हैं सोच के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते, बट हमें फाइनेंशियल लिटरेसी रेट इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा। उसी को देखते हुए हमने सोचा था कि हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जहाँ हम लोगों को सारी फाइनेंस की चीज़ें सिखाएं। पहले हमारा मोटिव ये था सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाएंगे, बट मेरे को समझ में आया स्टॉक मार्केट तो तब सिखाएंगे जब लोगों को समझ में आएगा वो क्या है। वो समझ में तब आएगा जब लोगों को पता चलेगा फाइनेंस कितना ज़रूरी है। ओके, तो उसके लिए फिर आपने कोर्सेज डिज़ाइन करे, मल्टीपल लोगों के साथ। फिर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि संगत का असर है। फिर उसको थोड़ा मॉडर्न वे में लोगों ने क्या बोला, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, ठीक है। फिर हमने सोचा कि यार स्टॉक मार्केट में अगर हमारे पास, स्पेसिफिकली मेरी फैमिली में कोई नहीं था जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हो, ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा, उनके में भी कोई नहीं है। मैंने कहा ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए जहाँ पर लोग आके अपने थॉट्स शेयर कर सकें रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। हमने उस पर काम किया। फिर हमें पता चला कि जितने भी लोग आ रहे थे वो सारे लॉस मेकिंग थे और वो आके अपने ओपिनियन दे रहे थे। हमने कहा यार अब जब सारे लॉस मेकर्स ही आ रहे हैं तो फिर तो हम लॉस मेकर ही रह जाएंगे। एग्जैक्टली, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम पहले लोगों को सिखाते हैं, उनका प्रोसेस बताते हैं, फिर सिर्फ मैं अकेला नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जब उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, तो जब लोग आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो आप कोर्सेज में आप क्या क्या सिखाते हैं? एवरीथिंग, मतलब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम अकाउंट्स भी सिखाते हैं, फाइनेंसेस भी सिखाते हैं, और स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट की बात करें, टेक्निकल फंडामेंटल, कंपनी को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट्स कैसी देखनी चाहिए, उन सारी चीज़ों से किस तरह से लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ता है, स्विंग में क्या फ़र्क पड़ता है, और इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से इंडिया डेवलप हो रहा है, तो आपका क्या व्यू है कि यूथ को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ठीक है, ओके, यूथ को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? आप एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। जब हम छोटे थे या तो हमारे पेरेंट्स कहाँ जाते थे जनरली हमें डिनर कराने? नियर बाय होटल। एक रेस्टोरेंट था मैक्स दोंगे जहाँ पर हम रेगुलर जाते थे। अब हम कॉलेज में आते हैं, हमें हर दिन नए कैफ़े में जाना होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इंडियंस की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। बिल्कुल। अब इंडियन की जब स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है तो खर्चे हो रहे हैं, किसी का खर्चा किसी की इनकम, तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब जब हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो भाई कमाना भी पड़ेगा। ट्रू। तो साइड बाय साइड हमारी जो स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है वो इनकम की वजह से बढ़ रही है। तो इनकम को हम और ज़्यादा कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? सिर्फ हम एक सैलरी के बेसिस पे अगर बैठे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी की जॉब चली जाती है, फॉर एग्जांपल कोविड जैसा सिनेरियो कुछ आता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी, उनका तो सब खत्म हो जाएगा ना। EMI तो जानी है, बैंक तो ये नहीं बोलेगा कि हमको EMI नहीं चाहिए, रेंट तो देना पड़ेगा। तो उस केसेस में मल्टीपल इनकम सोर्स होनी चाहिए, इसीलिए उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आई थिंक मेरा ये भी मानना है कि आज के सिनेरियो में जिस हिसाब से कंट्री डेवलप कर रही है, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। आई ट्रूली एग्रीड ऑन दिस। हाँ, तो हमें इस तरीके के सोच सकते हैं, और ये स्टॉक मार्केटिंग बेसिकली आप जिस हिसाब से टाइम हो उस हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है, दिन के आप 2 घंटे भी दे सकते हैं, तो आप इंट्राडे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता हूँ ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके बाद आपके धीरे धीरे प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। डे 1 से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट जरूर आएंगे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। अच्छा, अब जैसे स्टॉक मार्केटिंग में होता है बैलेंस शीट, ओके, IPO, ओके, इंटरेस्ट रेट, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, इन सब की अगर किसी को नॉलेज नहीं है और कोई अगर मतलब सीधे सीधे इजी वे में ट्रेड करना चाहता है या स्टॉक खरीद के इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कौन सा वो मेथड है, किस तरीके से वो मंथली बेसिस पे बहुत आसानी से विदाउट ज्यादा नॉलेज के अपना प्रॉफिट गेन कर सकता है?
क्या ऐसा एक स्टॉक मेथड है? मैं बस पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने ये क्यों बोला मंथली बेसिस पे? मंथली बेसिस पे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे कि हम लोग बैंकों में क्या होता है कि हम एक एफडी आईडी खुलवाते हैं, हम महीने के 300 रुपए देते हैं। हाँ। तो हर महीने 300 रुपए देते हैं और एक वो हमारा जाके 5 साल में इकट्ठा कुछ अमाउंट हो जाता है। तो उस हिसाब से लाइक कि मेरी सैलरी आ रही है 50,000 है, मैंने 40 खर्च कर दिया, 10 मैं बचाने के लिए रख रहा हूँ, तो वो उस हिसाब से मंथली बेसिस पे मैं बता दूं। हमको सारी चीजें सिखाई मंथली बेसिस पे गई, इसलिए हम बेसिकली मंथली बेसिस पे जा रहा था। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये था कि मंथली बेसिस पे हम किस तरह से स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं। हाँ, विदाउट नॉट सो मच नॉलेज कि ये भी बैलेंस शीट और वो सारी चीजें जो आईपीओ निकलता है, ये सारी चीजें भी होती हैं, इन्फ्लेशन रेट, बहुत मतलब स्टॉक से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको इतना नॉलेज ना होने के बावजूद भी हम कैसे मंथली बेसिस पे करें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को डॉक्टर की नॉलेज नहीं है बट मेरे को क्लिनिक खोलना है। हाँ, एक तरीके से कह लो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, बट नॉलेज होनी चाहिए। बट एक होता है ना कि बंदे के पास उतना टाइम नहीं है, इन डेप्थ नहीं जानना है, मैं ऊपर का तो चीजें के बारे में जानना ही होता है ना, तो उस हिसाब से। ठीक है, उस हिसाब से आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही हैं। ठीक है, डिविडेंड क्या हो सकता है, मैं स्पेसिफिकली समझाता हूँ। डिविडेंड, आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसका मतलब क्या, आप उस कंपनी के ओनर हो, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है, ठीक है, एक बिजनेस है जिसने मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है, आप उस कंपनी के 1% के ओनर हो, तो आपको 1 लाख रुपए आपका है। अब वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना उनको डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं पर इक्विटी शेयर, उस हिसाब से आपको इक्विटी में उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है डिविडेंड के बेसिस में। एक तो ये तरीका हो सकता है जहां आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, कंपनी को बस एक बार एनालाइज करना है फंडामेंटली कौन सी अच्छी कंपनी है और डिविडेंड कौन अच्छा देती है, उसके अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया। फिर आपने बोला दूसरा एक और अच्छा हो सकता है ऑप्शन, ट्रेड करके। जो कंपनीज अच्छी हैं, जो उनका ट्रेंड अच्छा है, उनको स्विंग ट्रेड करके। अब स्विंग ट्रेड के लिए आपको नॉलेज तो सीखनी पड़ेगी। और जो थर्ड आपने क्वेश्चन पूछा था, आईपीओस क्या होते हैं, बैलेंस शीट्स क्या होती है, ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट बस एक तरह से बताई जाती है कि कंपनी की पोजीशन क्या है आज की तारीख में। ओके, जैसे हर साल हमारा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आता है, हमारे पेरेंट्स को दिखाया जाता है, या तो वो खुश हो जाते हैं या हमको मारते हैं। इसी तरह से हर साल कंपनी अपनी बैलेंस शीट हर साल नहीं बनती, वो एज ऑफ डेट बनती है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बहुत सारे अपने फाइनेंशियल्स पब्लिक में लेकर आती है और बताती है कि हमने इस साल ये परफॉर्म किया है और अगली साल के ये हमारे प्रोजेक्शंस हैं कि हम यहाँ पर जाना चाहते हैं। ओके, ये होती है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब आईपीओ एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। कंपनी बहुत साल से स्टॉक प्राइवेटली ओन कर रही थी, अब उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको ग्रो करना है। उन्होंने देखा हमने सारे इन्वेस्टर से पैसे ले लिए हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें और कंपनी को स्केल करना है। अब पैसे चाहिए। अगर आपके फैमिली में रिलेशंस में है मुकेश अंबानी जी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर रिश्तेदारों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो उस केस में आईपीओ आता है जहां पर कंपनी बोलती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, हम अपनी कंपनी को पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, जिसको हमारे विजन पे भरोसा है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। ओके, अब बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि स्टॉक मार्केट में जो आईपीओ आता है वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को लूटने के लिए आता है। ओके, क्योंकि अगर कंपनी में विजन है तो बड़े इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आम जनता से क्यों पैसे ले रहे, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लूटने के लिए ही आ रहा हो। बहुत सारी कंपनीज को ऐसा प्रेशर डाला जाता है इन्वेस्टर्स के थ्रू। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, पेटीएम का आईपीओ आया, 2100 की प्राइस पे लिस्ट हुआ था और वो क्रैश होकर 500 पे आ गया था। ठीक है, नायका लिस्ट हुआ, बहुत अच्छा गया, फिर वापस आ गया नीचे। रिसेंटली भी मामा अर्थ के बारे में बात हो रही थी, आने वाला था, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा भी ग्रो करे हैं। तो आईपीओ यही है, बेसिकली कंपनीज आ रही हैं, बोल रही है अगर आपको हमारे विजन में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उस कंपनी में बाद में भी कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि आप आईपीओ में ही इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करना एक बार मार्केट में आ गया, उसके बाद तो जब मर्जी कर लो। जनरली जो पीपल आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वो यूज करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए कि 15 दिन में पैसे डबल, 20 दिन में पैसे डबल। उस सेगमेंट के लिए जाते हैं जो कई बार सही होता है, कई बार नहीं होता। और उसके चक्कर में जो लॉस होता है उसका मैं रीजन बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने इन्वेस्ट किया इस उम्मीद में कि लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल LIC का आईपीओ आया था, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि प्राइस बहुत हाई जाएगा। मेरे बहुत सारे नोन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने LIC में इन्वेस्ट किया और अब वो फंस गए हैं, ना वो बेच पा रहे हैं
और ना वो मतलब प्रॉफिट बुक कर पाए। जो अडानी वाले केस के साथ ही वो सब हुआ था, हाँ, अडानी का केस सिमिलर टाइम पे ही हुआ था, बट LIC उससे काफी पहले हुआ। काफी पहले था, बट वो उनके अंदर ही आई थिंक आता है अडानी शेयर। नहीं, LIC ने अडानी के अंदर इन्वेस्ट किया था। राइट। एक इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए कि मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है उसको बीट करने के लिए क्या उन्हें आना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर? ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में आपका गोल है इन्फ्लेशन बीट करना, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज की जरूरत नहीं है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ ETF में इन्वेस्ट कर देना है, इंडिया में इन्वेस्ट कर देना। ऑन एन एवरेज निफ्टी आपको हर साल 15% का रिटर्न देती है, ऑन एन एवरेज। लाइक जो जैसे कि हम बात कर रहे थे बैंक में 5 साल के लिए 7%, ऐसे ही इस स्टॉक निफ्टी में आपको आराम से 12 से 15% का रिटर्न इजीली मिल जाता है। तो आप उस सेगमेंट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी ईजी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम बहुत ईजी तरीके से आपका काम शुरू कर सकते हैं। एक लास्ट मैसेज जो स्टॉक मार्केट में एंटर होने के लिए जो है वो क्या है आपके लिए, आपकी तरफ से? मैं यही बोलूँगा कि डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, और जितना ज़्यादा करोगे उतना बेटर है, लेकिन इस उम्मीद में आना कि हम थोड़ा सा लंबा टिकेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स आते हैं 2 महीने में अपना पैसा मार्केट को दे के वापस चले जाते हैं। सो इस केस में मैं यही टेक देना चाहूँगा कि आपके पास मान के चलो 5 लाख रुपए हैं स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। उस 5 लाख का पहले 10% मतलब 50,000 रुपये लेकर आओ, 2-3 महीने उसको ट्रेड करो और उस 50,000 के ऊपर सस्टेन करो। प्रॉफिट नहीं आना, सस्टेन करो कि हर महीने मेरे 50,000 के 50,000 ही होने चाहिए। बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं बात की बात है, पर 50,000 के ऊपर ही क्लोज करना है। 3 महीने 4 महीने क्लोज कर लिया, फिर ट्राई करो कि अब हमें इसमें प्रॉफिट में जाना है। इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे आपको 6 से साल भर, 6 महीने से 1 साल। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हर साल हम हर महीने प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तब आप अपना बाकी का पैसा लेकर आओ। यार जब हम ट्रेड कर रहे हैं, आप एक क्वांटिटी खरीदो या 10 खरीदो या 100 खरीदो, वो तो कीबोर्ड पे एंटर करना है ना, बाकी का सारा खेल तो माइंडसेट का है। सिमिलरली अगर मैं आज की डेट में आपको बोलता हूँ 5 करोड़ रुपए मैंने आपको दिए, ट्रेड करो, आपकी स्क्रीन पे अगर आपको 5 लाख का लॉस दिख गया ना, पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, जबकि आपके पैसे भी नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं, पर पसीने छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड ही ट्रेन नहीं है। तो धीरे धीरे ग्रो करना है, धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस। जल्दी करने जाओगे तो डूब जाओगे यार। स्विमिंग में भी स्विमिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जो जितना लेजी है वो उतना अच्छा स्विमिंग करता है। हाँ, बेसिकली स्टॉक मार्केट में मतलब एक तरीके से लेजी होना। और आपके इन कंक्लूजन अगर हम यही कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में धैर्य की, थोड़े नॉलेज की और कंसिस्टेंट नॉलेज की, और मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, इस सब की नॉलेज हो आपके पास, और आप इस सब की नॉलेज अगर रखते हैं तो स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और अगर कर रहे हो तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए इन कंक्लूजन। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है तो भी एटलीस्ट आप म्यूचुअल फंड से शुरू करो, बट शुरू जरूर करो। बैंक में पैसा रखने से कोई फायदा नहीं है। थैंक यू शिव शर्मा जी, और बहुत अच्छा टॉक रहा ये आज के इस टॉपिक पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द निखिल शो। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।